नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोग आज फिर से एक पॉलिटी क्लास लेंगे। जैसे अभी बीच में हम लोगों ने एक क्लास यूएन के बारे में समझ ली थी। यूएन को थोड़ा सा उसका हिस्सा को अच्छे से समझ लिया था हमने और उसमें वोटिंग देख ली थी और फिर हमने देख लिया था कि कैसे करके उसमें मतलब वो पश्चिम की तरफ कैसे ज़्यादा झुका हुआ है, किस प्रकार से उसकी आर्थिक संरचना में खराबी है थोड़ी सी, वो हमने जान लिया था। ऐसे करके बीच में अगर जो करंट के मुद्दे चल रहे हैं और आपके अगर किसी भी विषय से जुड़े हुए रहेंगे, मैं बीच में एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसके इतर हमें पहले एक टाइम टेबल बांधना है, ये बात ठीक है। तो हम लोग एक टाइम टेबल ही बांधेंगे जिससे एक हम प्रॉपरली मेंटेन ये पॉलिटी की, ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की या भी जो भी क्लास की वीडियो हो रही है वो आपको मिलने लगे, ठीक है। उसके अलावा ये सब हम लोग बीच बीच में देखते रहेंगे और दर्शन है, साहित्य है, साइकोलॉजी, ऐसे किसी भी अन्य विषयों पे जो मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं उन पर एक थोड़ी 10-10 मिनट की वीडियो मैं कोशिश करूँगा आपको माध्यम से आपको मतलब अपने माध्यम से आपको कुछ बताऊँ उसमें से, जिससे आपको सीखने को मिले, ताकि अगर कहीं पे आपका आंसर राइटिंग है तो आप उसमें यूज़ कर सकें, या फिर कहीं पे इंटरव्यू वाले कोई एग्ज़ाम है या फिर ऐसे कोई छोटी जॉब भी आप नहीं कर रहे हैं जहाँ पर इंटरव्यू है, या प्राइवेट भी जॉब कर रहे हैं इंटरव्यू, वहाँ पर थोड़ी ये स्किल्स काम में आ सकती हैं। तो आज हम लोग हमने पॉलिटी क्लास में लास्ट में ठीक से कार्यपालिका को पढ़ लिया था भाग 5 में। अभी क्या है, भाग 5 में जो हमने पढ़ा था वो केंद्र संघ के बारे में पढ़ा था ना। अब हम थोड़ा सा मूव कर जा रहे हैं भाग 6 की तरफ। हालांकि अभी भाग 5 में हमारे पास और कुछ है पढ़ने को, संसद है, हम पढ़ेंगे, पार्लियामेंट को पढ़ना है हमें। लेकिन क्या है, अभी अगर भाग 6 में थोड़ा राज्यपाल को मतलब राज्य की कार्यपालिका को पढ़ लें तो हमने जहाँ वहाँ राष्ट्रपति पढ़े तो यहाँ राज्यपाल पढ़ लेंगे तो आराम से समझ में चीज़ें आ जाएंगी, तुलना आराम से हो जाएगी। वरना फिर बहुत टाइम बाद राज्यपाल पढ़ेंगे तो फिर एकदम पीछे थोड़ा ध्यान करने में दिक्कत होगी। हालांकि होनी नहीं चाहिए क्योंकि रिवीजन करते रहना चाहिए साथ में, लेकिन फिर भी अभी लेकिन ताज़ा समझ में आते रहेगा अगर आप डेली कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं तब। तो हम लोग राज्यपाल को पढ़ लेते हैं। राज्यपाल के बारे में तो गवर्नर इंग्लिश में बोलते हैं, तो जल्दी जल्दी देखते हैं। आर्टिकल 153 में इनके पद का प्रावधान है, ठीक, यानी एक संवैधानिक पद है। जैसे कि आर्टिकल किसमें पद का प्रावधान है राष्ट्रपति जी के, राष्ट्रपति जी का आर्टिकल 52 में पद का उनका राष्ट्रपति जी के पद का प्रावधान आर्टिकल 52 में है। तो अब जैसे कि उसमें 52 है, यहाँ पर 153 है, बस ये तुलना ध्यान रख देना। फिर हम रिट की देखेंगे, रिट वहाँ जारी करते हैं, इनकी रिट देखेंगे, जो भी ऐसी तुलना है वो हम बना के देखेंगे। तो एक तो सिंपल है, इसको ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। तो आर्टिकल 153 में पद का प्रावधान है। अच्छा, आर्टिकल 153 में ऐसा कुछ कहा गया, एक लेमन भाषा में समझ लो, उसमें ऐसा कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक, उन्होंने बता दिया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ठीक चलता चला रहा। फिर बाद में 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। तो 7वें संविधान संशोधन में ऐसा कह दिया गया कि अब एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि एक ही व्यक्ति है, व्यक्ति एक है और वो ए राज्य का, बी राज्य का, सी राज्य का, इनका अलग अलग हो सकता है कि राज्यपाल कहलाए, ठीक है। ये 7वें संविधान, ये ध्यान रखना कौन सा संविधान संशोधन है, 7वां संविधान संशोधन है। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो अब क्या है, व्यक्ति को अलग अलग राज्यपाल नहीं गए, एक मतलब 3-4 राज्य को मिला के भी एक व्यक्ति उसके ऊपर प्लॉट कर दिया जा सकता है, यानी कि राज्यपाल बना दिया जा सकता है। नियुक्ति के बारे में अगर समझ ले थोड़ा सा, वैसे देखो इतना ध्यान रखना है कि नियुक्ति क्या है, तो हम कह देंगे राष्ट्रपति द्वारा होती है इनकी नियुक्ति, इतना ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं डिटेल में अगर हल्का सा बता दूँ 1 मिनट में, थोड़ा सा ये समझ ले कि जब संविधान निर्माताओं ने ये पद बनाया राज्यपाल का, तो उस टाइम ये थोड़ी इसमें विवाद हुआ, थोड़ी सी हल्के ये विवादित मुद्दा रहा कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे करी जाए, क्या चुनाव कराया जाए, या फिर जैसे हमने देखा जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट चुनाव वैसे कराया जाए, कोई निर्वाचक गण बनाया जाए, या जनता की तरह चुनाव करवाया जाए। तो ऐसे बहुत सारे मतलब विचार विमर्श होने के बाद में बहुत अच्छी खासी बहस हुई कि राज्यपाल राज्य का प्रमुख बना जाएगा। तो जैसे राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रमुख होगा तो राज्यपाल प्रमुख होगा, तो कैसे करके बनाया जाए। तो अंततः फाइनली निर्णय तो यही निकल के आया कि भाई राष्ट्रपति द्वारा होगा, क्योंकि आज चल ही रहा है अभी यही। तो इसको मतलब इस तक पहुंचने के लिए उनके जो समर्थ पॉइंट मिले उनको कि भाई कौन कौन से बिंदु थे कि इनको लगा कि भाई राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति करा दी चाहिए। तो वो ऐसे 1-2-3 पॉइंट अगर हम समझ लें, तो जैसे हम मान लें कि उसमें बहस में एक मुद्दा ये निकला कि भाई उस टाइम जब संविधान निर्माताओं ने ये सब संविधान बना रहे थे, तो उस टाइम ये था कंडीशन देखे थे, विभाजन देख चुके थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान ये सब देख चुके थे। तो और फिर राज्यों की जो अलग अलग राज्य रियासतें थी सब वो अपने अलग अलग मांग कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। तो अगर उसमें अगर राज्य को ना थोड़ा सा नियंत्रण दे दिया खुले में कि आप स्वतंत्र हो, ठीक है, अपने हिसाब से कर लो, जैसे कि यूएसए वगैरह में वहाँ पे राज्य की पावर ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक राज्य की पावर बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से। तो अगर वैसे ही राष्ट्र आप भारत के राज्य को दे देते तो दिक्कत पड़ सकती थी बाद में। तो विभाजन की समस्या देख चुके थे, तो ऐसा ना हो, यानी कि ये सब स्थिरता बनाने के लिए, अखंडता बनाए रखने की भारत के लिए, तो क्या करा गया, और उन्होंने चाहा कि एक मजबूत केंद्र हो,
तो मजबूत केंद्र हो तो इसलिए भैया उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेंगे। तो यानी कि राज्य मजबूत ना हो, केंद्र मजबूत हो, तो यानी कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। एक पॉइंट पे सहमति ऐसे बनी, मतलब इसका कारण ये दिया कि वे राष्ट्रपति की पर तक क्यों पहुँचे। पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु अगर जोड़ना चाहें तो जैसे कि अगर आपको पता है कि हमने पीछे देखा था राष्ट्रपति वाले में कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव अगर जनता द्वारा हो, जनता चुन चुन के राष्ट्रपति भेजेगी, भाई इसको राष्ट्रपति बना दो, इसको राष्ट्रपति बनाओ, ठीक है, अपने वोट डालेगी, तो राष्ट्रपति कहेंगे, फिर पीएम की बात क्यों सुनेंगे। पीएम तो शक्तिशाली माने जाएंगे कि भैया हम भी चुन के आए, तुम भी चुन के आए, हमें तो जनता ने सीधे वोट दिया, तो फिर हम आपके परामर्श के हिसाब से काम क्यों करेंगे। तो ऐसे ही फिर इसमें हो जाता कि राज्यपाल में फिर राज्यपाल सीएम से ज़्यादा, थोड़ा जो मुख्यमंत्री उनसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते, या फिर मान लीजिए सीएम तो ना ऐसा था अलग अलग एमएलए चुन के आते, वो चुनते हैं कि भैया हमारे एमएलए ने चुन के मिलकर बनाया कि हम इनको सीएम बनाएंगे, एमपीज़ ने चुन के बनाया कि हम इनको पीएम बनाएंगे। लेकिन अगर जनता से डायरेक्टली चुन के राज्यपाल चुन दिया, राष्ट्रपति चुन दिया, तो उन लोगों की पावर ज़्यादा मानी जानी चाहिए, और नहीं भी मानी चाहिए जाए तो बराबर तो रहेंगे ही, हम इनके नीचे क्यों आए, इनके अधीन में क्यों रहें। ठीक, पद के मुताबिक आप भले ऊँचा दे रहे हो लेकिन शक्तियाँ हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो एक दूसरा कारण ये भी था कि भाई इसलिए भी अगर ऐसे कर देंगे डायरेक्टली मतलब तो फिर चुनाव करवाएंगे अगर इनका, तो यहाँ पर राष्ट्रपति या राज्यपाल ये ज़्यादा ताकतवर माने जाएंगे, बराबर कहेंगे, या फिर ऐसे करके इनके में शक्ति के बीच में इनकी टसल बनी रहेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा राष्ट्रपति को चुनने दे रहे हैं राज्यपाल को। तीसरा जैसे अगर मान जाए तो ऐसे ये कि अगर राष्ट्रपति का राज्यपाल का चुनाव होगा तो ये किसी न किसी दल से होगा, कोई ना कोई दल में तो खड़े होगा, एक व्यक्ति होगा जो राज्यपाल बनना चाह रहा हो वो किसी न किसी दल से होगा, बी व्यक्ति होगा वो भी किसी न किसी दल से होगा। तो ऐसे दल से होंगे, फिर राज्यपाल जब चुन जाएंगे ऐसे करके व्यक्ति, तो वो अपने दल के प्रति थोड़ा ज़्यादा झुके हुए रहेंगे, है ना। तो जब अपने दल के प्रति ज़्यादा झुके रहेंगे तो राज्य का शासन ठीक से चल नहीं पाएगा। हालांकि राज्य का शासन इन्हीं के नाम से चलता है, और देखते हैं कि भैया यही इनका ही ध्यान रखना काम है कि भाई राज्य में ठीक से प्रशासन संविधान के अनुरूप चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो संवैधानिक तंत्र की विफलता तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो वो राष्ट्रपति को आप भेजो अपना परामर्श, अपनी वही रिपोर्ट भेजने, हमने देखा था प्रतिवेदन भेजते हैं राज्यपाल, तो राष्ट्रपति शासन लगा दें। तो यहाँ पर क्या है, राज्यपाल को ये देखना है, तो राज्यपाल क्या करेंगे फिर, अगर देखेंगे भैया हमारी पार्टी वाली मंत्रिपरिषद नहीं है, हम राज्यपाल हैं मान लिए ए पार्टी से, लेकिन मंत्रिपरिषद है वो बी पार्टी के, नहीं मुख्यमंत्री बी पार्टी के, तो वो प्रतिवेदन भेज देंगे राष्ट्रपति को। तो ऐसे अगर चुनाव कराया जाएगा तो वो किसी न किसी दल से होंगे, तो ये व्यवस्था खराब चली जाएगी, यानी एक ठीक से एक राज्य के शासन को चलाने के लिए एक उचित व्यवस्था नहीं मानी जाएगी। तो फिर इन्होंने चुनाव नहीं रखा इनको, इसलिए कि कोई व्यक्ति नियुक्ति करा जाएगा, अलग से करा जाएगा, तो वो राष्ट्रपति कर दे रहे हैं। और बाकी एक तरीका ये भी था कि भैया एक ऐसे पद पे जो खाली औपचारिक प्रमुख हैं, ठीक है, इनको औपचारिकता करना ही, खाली कोई ऐसे थोड़ा ना ये फील्ड में यही घूम रहे, व्यवहारिक प्रमुख भी यही है, ठीक है, तो इसलिए फिर चुनाव पे क्यों खर्च करना, चुनाव में अच्छा खासा खर्चा होता है। तो ये 3-4 कारण मोटे मोटे रहे कि राष्ट्रपति की सहमति बनी कि राष्ट्रपति नियुक्ति कर देंगे, और हमें केंद्र को मजबूत रखना है, इसलिए तो ध्यान रखना राष्ट्रपति बनना, कोई और नियुक्ति कर देता। तो राष्ट्रपति का मतलब क्या है, केंद्र को मजबूत रखना है, क्योंकि हम विभाजन जैसी समस्याओं को देख चुके थे उस टाइम, और स्थिरता और अखंडता पर सवाल आ रहा था, और हम जैसे अमेरिका में जैसे राज्य ऐसी शक्ति इनको दे देते तो हो सकता था फिर ज़्यादा विभाजन हो जाए। ठीक, तो इसलिए ध्यान रखना ये। अब देखो इतनी बात हो, बाकी तो ध्यान करते रहना राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, लेकिन पीछे का कारण अगर समझ लेंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। कहीं पे पूछ लिया जाएगा, या आपसे किसी ने पूछ लिया, या आपने किसी से पूछ लिया, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है वहाँ पर। और अर्हताएँ की बात करें, यानी कि एलिजिबिलिटीज़, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो आयु, यानी कि न्यूनतम उसकी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। फिर संसद या विधानमंडल, मतलब राज्यपाल बनना है तो आप संसद में भी नहीं होना, राज्यसभा से ना लोकसभा से। और विधानमंडल का मतलब क्या होता है, हम लोग बात कर चुके हैं। विधानमंडल का मतलब विधान परिषद और विधानसभा, यानी जहाँ ऐसे लिखा है विधानमंडल, ठीक है, तो विधानमंडल होता है जिस राज्य में विधानसभा, ठीक है, और विधान परिषद, ये विधान परिषद, इन दोनों को मिला के बोलते हैं क्या, विधानमंडल। ठीक, अगर विधानसभा बोल रहे हैं तो विधानसभा की बात हो रही है, विधान परिषद बोल रहे हैं तो विधान परिषद की बात हो रही है। लेकिन जैसे विधानमंडल बोल रहे हैं तो उसका मतलब है ये दोनों, विधानसभा और विधान परिषद, जिस राज्य में है। तो 6 राज्य ऐसे हैं जिन 6 राज्यों में विधान परिषद भी है, बाकी सब राज्यों में विधानसभा तो है ही। ये हम लोग बात कर चुके थे राष्ट्रपति के चुनाव में, देखा था ना। तो विधान परिषद तो है ही है, मतलब सॉरी विधानसभा तो सब राज्य में है ही, लेकिन विधान परिषद 6 राज्यों में। अब मैं चाहूँगा कि आप वो 6 राज्य अपने स्तर पर अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जानकारी निकालें और कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर बता पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। तो विधान परिषद जिन 6 राज्यों में है वो, तो अब जिनमें है राज्यों में, तो विधान परिषद विधानसभा मिला के विधानमंडल बोलेंगे। तो वही बता रहे हैं कि ना तो वो विधानमंडल यानी कि विधानसभा विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधानमंडल का मतलब यानी कि ऐसी संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा, ऐसी विधानमंडल का मतलब विधानसभा विधान परिषद का सदस्य ना हो। ठीक,
तो ये तो अर्हताएं में आ जाएंगे और ये कोई योग्यता नहीं, ये दोनों योग्यता नहीं, ये तो सिर्फ एक तरीके से ये शर्तें पूरी करनी चाहिए। अगर पद पर बनना है, आपको पद पर बने रहना है, तो आपको ये दोनों शर्तें तो पूरी करनी पड़ेंगी। अगर आप राज्यपाल हो तो आप ऐसा संसद मत बन जाना, कहीं पर संसद बन जाओगे तो राज्यपाल से हट जाना पड़ेगा आपको। और लाभ का पद धारण नहीं करते हो तो वो लाभ के पद वाली जो आते हैं लाभ के पद में, वो आप पद धारणा कर रहे हो तो आप राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हो राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष है और पुनर्नियुक्त इनको किया जा सकता है। ठीक, तो ये पुनर्नियुक्त बार बार हो सकते हैं, कोई टाइम नहीं है कि 3 बार 2 बार 5 बार, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 5 वर्ष इनका कार्यकाल है। और पद मुक्ति की बात करें तो देखो पद मुक्ति में एक तो ऑप्शन ये रहता है कि भाई स्वेच्छा से पद त्याग कर दें तो पद मुक्त हो गए, ये तो हमेशा हर जगह रहेगा। ठीक, दूसरा क्या रहेगा कि अपना जो कार्यकाल आपका फिक्स है, टेन्योर आपका फिक्स है, उस टेन्योर का आप पूरा कर लो तब आप पद मुक्त हो जाओगे। चाहे भले ही इसमें फिर से चुनने की बात है, फिर कम से कम वो आपका टेन्योर तो पूरा जाओ, उसके बाद तो पद मुक्त हो जाओगे, फिर से चुने जाओगे, वो बात अलग है। तो 2 रीजन तो हमेशा बने रहते हैं, यानी कि एक आप पद मुक्त कब हो गए, खुद से त्याग पत्र दे दो तब, या आपका जो टेन्योर है उसमें, तो आप पद मुक्त हो गए। तीसरा जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, जो है ही मेन, जो हमें पढ़ना ही है, कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर। ड्यूरिंग द प्लीजर का मतलब क्या हुआ है, राष्ट्रपति की इच्छा है, राष्ट्रपति प्रसाद बांट रहा है आपको, प्रसाद है, ये प्रसाद की अवधारणा है। ठीक है, अब प्रसाद का मतलब मंदिर वाला प्रसाद वाली बात तो समझ ले, चाहे कैसे समझ ले, लेकिन ये प्रसाद का एक सिद्धांत है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद तक, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति की जैसी मर्जी हटी, राष्ट्रपति ने प्रसाद इनसे लिया, छीन लिया, तो इनका राज्यपाल से कुर्सी हट जाएगी, राज्यपाल नहीं रहेंगे। ठीक है, अब वो 5 वर्ष से पहले भी खींच सकते हैं, कभी भी खींच सकते हैं, वो मर्जी उनकी है। आपका 5 आपने आप ही ज्वाइन करिए, आज ही आप राज्यपाल बने, 10 दिन बाद भी हटा दिया जा सकते हो। तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति की जब प्रसाद कर जाए, राष्ट्रपति की जब इच्छा कर जाए। ठीक है, यानी ड्यूरिंग द प्लेजर। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, वेतन की बात कर लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसलिए कर लेते हैं, वरना कुछ नहीं है। तो वेतन का मतलब क्या है, अगर जैसे ए व्यक्ति है, अब एक्स, वाई और जेड इन 3 राज्यों को बनाया गया है, एक व्यक्ति इन 3 राज्यों का राज्यपाल बनाया गया है, तो वेतन कैसे मिलेगा। जैसे वेतन इनका है 3.5 लाख रुपये महीने। ठीक है, ऐसे 3.5 लाख रुपये जो महीने है, तो 3.5 लाख रुपये कैसे आएंगे क्या। जैसे किसी बच्चे को पढ़ाने वाली बात आती है, तो आप किसी एक बच्चे को पढ़ाने जाते हो होम ट्यूशन में, तो उसमें आप एक के चार्ज करते हो कि भाई हमने इसके चार्ज करे पैसे, और आप फिर और 2 बच्चे और आगे लो, इनको भी पढ़ाना पड़ेगा, आप ही टीचर रहेंगे, लेकिन इन 2 बच्चों के टीचर और रहेंगे, तो आप पेमेंट बढ़ाओगे वहाँ पर अपनी, तो यहाँ पर कितनी पेमेंट हो जाएगी, तो आप ऐसे उस टाइम बताओ कि हाँ भाई हम इनके भी अलग अलग चार्ज लेंगे। तो ऐसे ही क्या है कि राज्यपाल के बारे में भी क्या है कि राज्यपाल जो है तो एक का बनाया गया, अब राष्ट्रपति ने कह दिया अब तुम इनके भी और इनके भी राज्यपाल कहलाओगे, तो क्या पेमेंट बढ़ते हुए मिलेगा कि मुझे पेमेंट और दो, 3.5 लाख रुपये इसके, 3.5 लाख रुपये इसके, 3.5 लाख रुपये ऐसे, क्या ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, आप राज्यपाल हो एक ही व्यक्ति तो उसको 3.5 लाख रुपये ही मिलेगा। अब जो ये 3 राज्य हैं इनसे रेशियो बढ़ जाएगा, अनुपात बढ़ जाएगा कि ये एक कुछ अमाउंट देंगे एक्स और ये वाई कुछ अमाउंट देगा राज्य, और जेड राज्य कुछ अमाउंट देंगे। ये राष्ट्रपति सुनिश्चित करेंगे कि किस राज्य को कितना अनुपात देना है। हम उन बराबर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन राज्य की कंडीशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे मान लो एक्स की, मान लो बहुत हालत अच्छी है एक्स राज्य की, तो इससे कह दिया आप 1.5 लाख रुपये दे दो, और आप 1 लाख रुपये, आप 1 लाख रुपये दे दो, हो गए 3.5 लाख रुपये, ऐसे कर सकते हैं। तो ये राज्य अपने हिसाब से अनुपात में उस राज्यपाल को वेतन देंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो यानी वेतन को उनको एक ही मिलेगा, चाहे 3 राज्य के बनो चाहे 5 राज्य के बनो। ठीक, तो यानी कि जब आप पढ़ाने जाओ अगर तब वो कहेंगे नहीं वेतन आपको हम ट्यूशन की जो फीस है वो एक ही हिसाब से देंगे, आप 6 बच्चे पढ़ाओ तो कहना हम राज्यपाल नहीं हैं, हम क्या है टीचर हैं, हम लेंगे अलग अलग बच्चों के अलग अलग पैसे। तो शक्तियों की बात कर लेते हैं। शक्तियाँ इनकी क्या हैं किनकी राज्यपाल की, तो जैसे प्रशासनिक शक्ति है, विधायी शक्ति है, फिर जैसे क्षमादान की शक्तियाँ, ये हम अगली क्लास में क्षमादान वगैरह थोड़ा और देख लेंगे, एक क्लास और लगेगी थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि राज्यपाल से संबंधित कुछ विवाद भी है तो विवाद तो समझ लेंगे, और क्योंकि विवाद के बिना मज़ा भी नहीं आएगा थोड़ा, और अगर थोड़ा रुचि रखते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो शक्तियाँ, देखो शक्तियाँ क्या, प्रशासनिक शक्तियाँ की बात कर लें हम थोड़ी सी, तो इनके नाम से राज्य का शासन होता है, ये तो सब पता ही है, जो नॉर्मली बस थोड़ी औपचारिकता हम लोग औपचारिकता कर लेते हैं। सीएम की नियुक्ति करेंगे, जैसे राष्ट्रपति वहाँ पीएम की नियुक्ति करते थे, पीएम को नियुक्त करते थे, ठीक है, और उसके बाद पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते थे, कि पीएम सलाह देते थे कि इनको विदेश मंत्री की नियुक्ति कर दे, इनको गृह मंत्री बना दीजिए, इनको रक्षा मंत्री बना दीजिए, ठीक है, इनको वित्त मंत्री बना दीजिए। ऐसे ही ये सीएम भी सलाह देते हैं कि इनको ये मंत्री बना दो, इनको ये मंत्री बना दो, इनको ये मंत्री बना दो। पहले राज्यपाल सीएम की नियुक्ति कर लेंगे, उसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी सीएम की सलाह पर, ठीक है। अब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी, वो तो पढ़ लिया हमने। अब प्रांत के जो प्रमुख महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं अलग अलग प्रांत में, इसलिए एक प्रांत का मतलब देखो जहाँ प्रांत लिखा हुआ मिले उसका मतलब समझ लें राज्य है, ठीक है। तो एक राज्य, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना राज्य का मतलब राज्य को देश के तौर पे देखते हैं, ठीक है, स्टेट बोलते हैं,
तो ऐसे करके ये इसका मतलब है इंडिया। इंडिया इज स्टेट अगर अंतर्राष्ट्रीय के स्तर पर बात करें, ठीक। और प्रांत का मतलब प्रोविंस होता है, तो उस स्टेट के अंदर प्रोविंस होते हैं। स्टेट के अंदर प्रोविंस, तो अगर इंडिया ले लो मतलब देश ले लो, कंट्री ले लो, कंट्री के अंदर स्टेट, अपनी कंट्री के अंदर स्टेट है। तो ये प्रांत का मतलब है कि वही जो राज्य है उसके राज्य की बात हो रही है। तो प्रांत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को नियुक्त करता है और पदमुक्त करता है, यानी महत्वपूर्ण अलग अलग पदाधिकारी हैं, ठीक है। जैसे महाधिवक्ता, ठीक है। तो जैसे हमने वहाँ पढ़ा था उसमें भारतीय का महान्यायवादी, तो यहाँ पे राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। तो महाधिवक्ता को नियुक्त करना, पदमुक्त करना, ऐसी वाली बात। तो महत्वपूर्ण पदाधिकारी को नियुक्त और पदमुक्त करता है। लेकिन अपवाद को समझ लेते हैं, वो क्या है कि जैसे हाई कोर्ट के जज, अब वो तो राज्य में होगा हाई कोर्ट, तो सब राज्यों में हाई कोर्ट नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 28 राज्य तो 25 हाई कोर्ट ऐसे करके, तो आप ध्यान रखना। तो बोलो जो हाई कोर्ट के जज है, अब राज्य में है, तो हाई कोर्ट के जज को ना तो आप नियुक्त करेंगे, कौन, राज्यपाल, ना तो नियुक्त करेंगे और ना ही पदमुक्त करेंगे। यानी हाई कोर्ट के जज को नियुक्ति भी नहीं देंगे, और इन तो फिर कौन करेगा, करेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। यानी कि ये ध्यान रखना, ये राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति ही हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करेंगे और पदमुक्त करेंगे, ठीक। अब जैसे राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जैसे यूपी PCS है, ठीक है, यूपी PSC बोलते हैं, BPSC है, MPSC है। तो ये राज्यों के लोक सेवा जो आयोग है उनके अध्यक्ष, ठीक है, उन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त तो करेगा, नियुक्त ओके, लेकिन पदमुक्त नहीं करेगा राज्यपाल। पदमुक्त कौन करेगा, वही राष्ट्रपति। पदमुक्त राष्ट्रपति करेंगे। बाकी नियुक्ति आप कर लो कि भाई ये हमारे राज्य का लोक सेवा जो आयोग है, इसके अध्यक्ष हम इनको नियुक्त करते हैं और इसके सदस्यगण में ये इनको ये नियुक्त करते हैं। लेकिन जब पदमुक्त की उनकी बात करनी आई तो राष्ट्रपति पदमुक्त करेंगे उनको, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी अपवाद समझ में आ गया। और बाकी जैसे क्या है, एक तो सैनिक शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त थी, आपको ध्यान, आपात शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त थी, और राजनयिक यानी कूटनीतिक शक्तियाँ, जो हमने देखा था कि कूटनीतिक शक्तियाँ भी प्राप्त थी, लेकिन ब्रैकेट में लिखा गया था कि वहाँ पर वो मंत्रिपरिषद की परामर्श के हिसाब से कूटनीतिक अपने प्रयोग करेंगे शक्तियों का। तो लेकिन जो शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त थी, लेकिन ये शक्तियाँ इनको प्राप्त नहीं है, राज्यपाल को, ये ध्यान रखना। सैनिक शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त थी लेकिन इनको प्राप्त नहीं है, आपात शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त थी लेकिन राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, ऐसी राजनयिक शक्तियाँ भी राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखते हुए चलना। अभी समझो, ये थोड़ा सा एग्जाम में हो सकता है बन जाए कि 4 राज्य ऐसे हैं कि 4 राज्य के अगर राज्यपाल है, जैसे मान लो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये 4 राज्यों के राज्यपाल ये क्या कर सकते हैं, ये अपने राज्य में एक अलग से मंत्री बना देंगे, ठीक है। अपने राज्य में एक अलग से मंत्री नियुक्त कर देंगे। एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड प्लीज़। हाँ, तो क्षमा करें, थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे थे कि 4 राज्य, यानी कि 4 राज्य कौन कौन से, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अगर इनके जो राज्यपाल हैं वो अपने राज्यों में, ठीक है, एक मंत्री ऐसा नियुक्त करेंगे, जो यहाँ पे देखा ना कि ये मंत्रियों की नियुक्ति कर रहे हैं, तो एक मंत्री ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति करेंगे। जो मंत्री क्या होगा, वहाँ की जनजातियाँ हैं, जो जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, तो इनके कल्याण के लिए कार्य करेगा वो मंत्री, स्पेशली ऐसा मंत्री बना सकते हैं, ठीक है, 4 राज्यों में, ये ध्यान रखना। ऐसे कभी पूछ लिया तो ये 4 राज्य कौन कौन से, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक। तो ये हो गई इनकी प्रशासनिक शक्तियाँ। अगर हम विधायी शक्तियों की बात करें थोड़ा सा, तो विधायी शक्तियों में देख लेते हैं। जैसे हमें पता है ये राष्ट्रपति क्या है, वो संसद का अंग होते हैं ना, ठीक है। हमने देखा संसद में कौन कौन है, संसद में देखा था हमने कि लोकसभा तो LS, ठीक है, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति, ठीक है। ऐसे ये क्या है, विधानमंडल, जो आपको विधान परिषद, विधानसभा और एक ही अंग उसका ये भी है, ठीक है। तो एक अंग में इनको भी कराया जाएगा। ये क्या करेंगे, जैसे राष्ट्रपति सत्र बुलाते थे, आहूत करते थे और सत्र अवसान कर सकते हैं, ऐसे ये भी सत्र को बुलाते हैं, यानी कि विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं और सत्र अवसान करते हैं। विधानमंडल की संयुक्त बैठक, ठीक है, तो जो संयुक्त बैठक होगी, अब विधानमंडल अगर दोनों परिषद हैं, जैसे विधान परिषद, विधानसभा है, तो उनकी संयुक्त बैठक होगी तो उनको बुलाएंगे, ठीक है। और बाकी ये सब पता है होगा आपको कि भाई जब शुरुआत में एक मंत्रिपरिषद चुन के आई, तो हमने राष्ट्रपति में बात कर ली थी कि वो जब चुन के आते हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक होगा, जब चुन के आएगी, नया लोकसभा बनेगा, ऐसे नया जब विधानसभा का कार्यकाल शुरू होगा, तो उस टाइम क्या होगा कि ये नियुक्ति, मतलब सॉरी, ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे राज्यपाल, ठीक है। और हमने माना कि मान लो हर साल के शुरुआत में जब सत्र पहला शुरू होगा, पहला सत्र जब लगेगा, तब ये बैठक करेंगे, तभी उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ये सब वही राष्ट्रपति का सेम है, तो इसमें ध्यान रखना। बाकी विधान परिषद जो है ना, उसमें क्या होगा, 1/6 सदस्य, मतलब
मतलब जो विधान परिषद में उसकी जितनी कुल सदस्य है ना, उस कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य। तो हर राज्य में अगर मतलब वही 6 राज्य जो हैं उनमें विधान परिषद की जो जो सदस्य संख्या है उनके 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं विधान परिषद में। जैसे राज्यसभा में 12 मनोनीत कर सकते थे राष्ट्रपति, उनके आधार क्या क्या थे, उनके आधार थे राष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं कि साहित्य था, कला था, समाज सेवा था, विज्ञान था, ये 4 आधार थे। 4 आधारों पर राष्ट्रपति जो है वो समाज से मतलब राज्यसभा में 12 मनोनीत कर सकते थे सदस्य को। लेकिन यहाँ ध्यान रख लेना, राज्यपाल के पास एक 5वां अधिकार भी, 5वां आधार भी है कि राज्यपाल एक सहकारिता वाले आधार पर भी किसी व्यक्ति को विधान परिषद में बैठा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी हम विधानसभा विधान परिषद पढ़ेंगे तो और डिटेल पढ़ेंगे, कौन कितने चुनता है, शिक्षक गण स्नातक वाले लोग चुनते हैं, अलग अलग चुनते हैं, वो देखेंगे। तो ये आधार समझे, 5वां आधार। और ये क्यों है कि सहकारिता क्या राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो राज्य सूची का विषय है ऐसी, इसलिए राज्य सूची का विषय, तो इस पर राज्यपाल का ही नियंत्रण है इस पर हक लेने का कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। राष्ट्रपति के पास नहीं है निर्णय लेने की शक्ति इसमें, क्योंकि वो राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची पर केंद्र क्यों लेगा। ऐसे सैनिक, आपात और राजनीतिक हैं, ये क्या है, ये संघ सूची के विषय हैं। तो जब संघ सूची है तो इसमें राज्यपाल की बात ही नहीं, राज्यपाल की शक्ति नहीं आ पाएगी यहाँ तक। संघ सूची और राज्य सूची और संवर्ती सूची अगर एक बार हमने पीछे डिस्कस करी थी बहुत पीछे, लेकिन अगर नहीं ध्यान हो तो हम लोग सूचियाँ एक बार पढ़ेंगे। सूचियों की एक बार मैं क्लास लेके आऊँगा तो हम सूचियाँ देखेंगे सब कुछ। तो संघ सूची में क्या है, कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें संघ ही कानून बना सकती है, और राज्य सूची में कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर राज्य ही कानून बना सकता है। और जो संवर्ती सूची उसमें दो ऐसे विषय पढ़े जिसमें राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट से बोलते हैं। अब अगर संघ ने पहले कानून बना दिया तो संघ का ज़्यादा माना जाएगा, राज्य का खारिज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, फिर उस पर राज्य कानून नहीं बना सकता। संवर्ती सूची में दोनों कर सकते हैं, बाकी हम उस क्लास में डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये राज्य सूची का विषय, इसलिए 5वां सहकारिता आधार ध्यान रखना। अब क्या विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन भी मनोनीत कर सकते थे राज्यपाल। अब हमें पता है 104वें संविधान संशोधन हटा दिया। जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति 2 मनोनीत कर सकते थे, ऐसे ही विधानसभा में, ये वी है ना, वी का मतलब विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन ही मनोनीत कर सकते थे। अब लिख क्यों रहे हैं हम लोग, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी भी बहुत मुद्दा ये है, ताज़ा हल्का से बनाओ कि किसी स्टेटमेंट में हल्का से घुसेड़ दिया जाए। और आपको यहाँ लिख दिया है विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकते थे लिख दें, और आपको या फिर कर सकते हैं लिख दें। तो थे और हैं के बीच में आपको डिफरेंस, अगर थे लिखेंगे तो आप सही हो जाएगा, और कर सकते हैं तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। बाकी जब ये बात पुरानी हो जाएगी तो ये हट जाएगा स्टेटमेंट अपने आप। जैसे आपकी आंसर राइटिंग वगैरह में लिखोगे इनकी विधायी शक्तियाँ बताओ, तो नहीं बताओगे विधायी शक्तियों में कि अब है ही नहीं इनके पास विधायी शक्ति। लेकिन हाँ, ऑप्शन में जो कहीं ऑप्शन वाले क्वेश्चन उसमें आ सकता है ऐसे करके क्वेश्चन स्टेटमेंट के, तो आपको ध्यान रखना कि अब तो हटा दिया गया है। ठीक है, इसलिए अभी हम लोग थोड़ा तब तक और पढ़े। तो एक एंग्लो इंडियन की बात है, वहाँ वो 2 कर सकते थे। अब अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था आर्टिकल 1 to 3 है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति 1, 2, 3 के तहत आर्टिकल जो 1 to 3 123 आर्टिकल है उसके तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और फिर हमने उसमें ये भी देखा था कि अच्छे करके अध्यादेश पढ़ लिया था। फिर जैसे वो जब उसमें देख लिया था कि संसद के दोनों सदन, मतलब संसद के दोनों सदन या फिर कोई एक सदन भी ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, और संघ सूची के विषय पर और संवर्ती सूची में कोई विषय हो तो यहाँ पर क्या है, अब आर्टिकल 213 के तहत वही बात है कि विधानसभा, अगर जिस राज्य में विधान परिषद भी है तो विधानसभा या विधान परिषद का कोई दोनों का सत्र ना चल रहा हो या फिर किसी एक का भी ना चल रहा हो तो और राज्यपाल को ऐसा समाधान हो जाए कि भैया ये महत्वपूर्ण विषय, इस पर कानून बनना चाहिए और उस टाइम तो सत्र चल नहीं रहा है, तो फिर राज्यपाल क्या है, आर्टिकल 213 के पास उसके पास ये शक्ति है और ये विधायी शक्ति में ही आती है, तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और किस पे, राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करते हैं या संवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक, एक मैं यहीं पे एक बात बता दूं कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति संघ सूची और संवर्ती सूची से हटकर राज्य सूची यानी कि राज्य की सूची पर भी बना सकते हैं। यानी कि विशेष परिस्थिति आएगी तो राष्ट्रपति जो है आर या राष्ट्रपति लिख दिया तो राष्ट्रपति क्या है, मतलब ये जो संघ सूची है इस पर तो बनाएंगे, संवर्ती सूची इस पर भी बनाएंगे, राज्य की सूची पर भी विशेष परिस्थितियों में बना सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं आ पाएगी कि राज्यपाल संघ सूची के विषय पर बनाते अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, तो यानी कि समझ लेना, यानी कि राष्ट्रपति के पास तो ये शक्ति है कि कोई विशेष परिस्थिति पड़ेगी तो राष्ट्रपति आर्टिकल अपना 1, 2, 3 की पावर यूज़ करके और अध्यादेश राज्य की सूची पर भी जारी कर सकते हैं। लेकिन ये किसी भी हालत में संघ की सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, ये राज्य की सूची और संवर्ती सूची में ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा सा सीमा क्या है कि कुछ ऐसे मामले हैं, 3 मुद्दे समझ लेते हैं। 3 मुद्दे ऐसे
कि जिन पर अध्यादेश और जारी नहीं कर सकते ये, जैसे संघ सूची के विषय पे तो नहीं कर सकते, लेकिन 3 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर ये अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, या जब तक राष्ट्रपति ऐसा उनसे ना कहे। राष्ट्रपति कहते कि हाँ ठीक है इन तीनों पे भी कर सकते हो तो अध्यादेश जारी कर सकते हो, वरना राष्ट्रपति से बिना पूछे ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं कि जैसे कोई ऐसा विधेयक, जैसे राष्ट्रपति की पूर्व सहमति वाले विधेयक पर, यानी कोई ऐसा विधेयक है जिस विधेयक पर पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए कि मतलब राज्य में कोई विधेयक ऐसा आता है और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति उस विधेयक पर अगर चाहिए, जब विधेयक पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे अच्छे से। तो अगर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पहले चाहिए तो ऐसे विधेयक पर, यानी कि वो विधेयक राज्यपाल कहेगा ठीक है चलो अभी सत्र नहीं चल रहा है, मैं आर्टिकल 213 का यूज़ करके और इस विधेयक पर अध्यादेश जारी कर देता हूँ, ठीक है, और आप बनाओ। लेकिन राष्ट्रपति की सहमति उस पर चाहिए थी उस वाले विधेयक पर, तो आपने नहीं ली, तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते जिस विधेयक को पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए। तो राष्ट्रपति कहेंगे तो भाई राज्यपाल इस वाले पे अध्यादेश जारी कर देंगे, ठीक है। ये पहला समझ में आया होगा शायद आपको। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति को आरक्षित वाले विधेयक पर पढ़ेंगे, इनके पास एक पावर है राज्यपाल के पास कि वो एक जो उनके पास विधेयक आएगा साइन होने के लिए, तो वो राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास आरक्षित कर सकते हैं कि हम राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के पास विचार के लिए हमने आरक्षित कर लिया, हम राष्ट्रपति को भेजेंगे, राष्ट्रपति इस पर विचार करके बताएंगे आपको क्या करना है। तो ऐसा कोई विधेयक जिस पर राष्ट्रपति को जिस पर वो राज्यपाल को वो आरक्षित कर सकता है राष्ट्रपति के लिए, अगर ऐसा विधेयक है तो अभी हम आगे और पढ़ेंगे आर्टिकल 200 को, उसमें ठीक समझेंगे कि राष्ट्रपति को जब भेजना है और वो वैसा विधेयक है, क्योंकि उसमें ऐसी बातें लिखी होंगी कि आप वो राष्ट्रपति को ही आप भेजेंगे, वरना आप अपने हिसाब से उस पर साइन नहीं करेंगे, तो वो भी हम पढ़ेंगे ठीक से। लेकिन आपको इतना समझना है कि अगर कोई ऐसा विधेयक आ रहा है कि अगर हमें राष्ट्रपति के पास वहाँ भेजना है तो आरक्षित करना है, तो ऐसे विधेयक पर भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकते राज्यपाल, क्योंकि वो तो राष्ट्रपति को पहले भेजना है। तो राष्ट्रपति अगर इनमें कह देंगे इन तीनों पर तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। 2 समझ में आ गए। तीसरा समझ लेते हैं कि ऐसा कोई विधेयक होता है अगर वो पारित हो जाता है, पारित तो हो गया, ठीक से पारित हो गया जिस हिसाब से उसे पारित होना है, लेकिन वो अवैध घोषित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अवैध घोषित इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसे राष्ट्रपति की उसने पूर्व सहमति नहीं ली, राष्ट्रपति को वहाँ पर भी सहमति जरूरत थी और पारित करवा दिया आपने, तो पारित करवा दिया। अब राष्ट्रपति जब उस पर सहमति दे देंगे तो उसके बाद वो वैध हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई विधेयक है तो जब वो वैध हो जाए, आप में मतलब पारित होने के बाद वैसे राज्यपाल के पास जाएगा साइन होने के लिए, लेकिन उस पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की जरूरत थी, तो फिर उस पर भी राष्ट्रपति, उस पर भी राज्यपाल उस ऐसे विधेयक पर भी अध्यादेश जारी नहीं कर पाएगा। ये लगभग थोड़ा थोड़ा पहले की तरह सिमिलर है, तो आपको ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति जब कह देंगे कि हाँ भाई इन तीनों में ऐसे विधेयक कर दो अध्यादेश जारी, तो राज्यपाल करेंगे, मतलब ऐसी 3 जो इनके पास सीमाएँ हैं कि इन पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, ठीक है। और राज्यपाल के बारे में अब इतना ही समझो, बाकी हम अभी थोड़ा विवाद वगैरह जब समझेंगे तो और अच्छे से राज्यपाल के पद को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। फिर और करंट में जैसे हमने देखा था पश्चिम बंगाल का मुद्दा आ गया था, तो ऐसे करके हम राज्यपाल को समझेंगे, फिर क्यों इन्हें 2 ताज वाला इन पर वो विवाद है वो भी समझेंगे हम। तो राज्यपाल को अगली क्लास में और अच्छे से बेहतर समझेंगे। अभी जो इतना समझना था हमने समझ लिया, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।